के बावजूद अंधेरा उतना गहरा ना होने का कारण था ऊपर नीले आसमान में चमकता पूनम का चांद। एक चील उस काले आसमान में काफी ऊंची उड़ान भर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ घनी झाड़ियों से घिरा वो जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से पूरी तरह से शांत दिखने वाले उस घने जंगल में बिल्कुल शांति नहीं थी। रोज की तरह आज भी वहां एक जंग छिड़ी हुई थी। जंग, जिंदा रहने की जंग। एक तरफ निवाला बनने की जंग तो दूसरी तरफ निवाला बनने से बचने की जंग। भले ही बाहर की दुनिया शेर को इस जंगल का राजा मानती थी, पर जंगल उसी को राजा मानता था जो रोज अपनी जिंदगी की जंग जीतता है। पेड़ के पत्ते पर चलती चींटी को खाकर एक मेंढक खुद को राजा समझने लगा, तो उस मेंढक को निगलकर सांप ने उसकी जगह ले ली। पर तभी एक नेवले ने सांप को खत्म किया, पर वो नेवला शेर का शिकार बन गया। पर एक हाथी के बच्चे को खाने के चक्कर में हाथी ने शेर को सूंड में पकड़कर दूर फेंक दिया। पर जमीन पर रेंगती चींटी हाथी के कान में गई और उस भारी भरकम हाथी को जमीन पर गिरा दिया। ऐसे इस बेरहम जंगल में एक आदमी साथ लिए औजार से खुदाई कर रहा था। कम से कम 5 फीट गहरी खुदाई करने के बाद उसके औजार को नीचे कुछ लोहे जैसी चीज होने का एहसास हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस चीज पर से मिट्टी हटाई तो पता चला कि वो एक लंबा और चौड़ा बक्सा है। उसने पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालकर उस पर मैसेज टाइप करने लगा। सेंड बटन दबाते हुए खुश होकर अपने आप से बुदबुदाया, हो गया। नीचे झुककर बक्से के ऊपर पीतल का लगा ताला तोड़ दिया और खुशी के मारे झट से संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर जो कुछ भी था वो देखकर चौंक गया और अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा और एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। 2 दिन बाद बीच समंदर में कोई भटकता हुआ समुद्री जहाज लगातार कंट्रोल रूम के साथ आसपास के जहाजों को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? हम पैसेंजर शिप फंसे हुए हैं। हमारा ईंधन खत्म होने वाला है और हमारे जहाज की कई मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। गुस्से से उस कप्तान ने माइक को कंट्रोल बोर्ड पर पटक दिया और फिर सर पकड़कर बैठ गया। तभी केबिन के अंदर आई उस लड़की ने पूछा, क्या किसी से संपर्क हुआ? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब कोशिश कर रहा हूँ? पिछले कई घंटों से हम सिर्फ समंदर में भटक रहे हैं और किसी से भी जहाज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरा काम मुझे मत समझाइए। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा नाटक है। हम जितने भी लोग यहाँ हैं सब अमीर घराने से हैं और हमारे घर वालों से पैसे ऐंठने के चक्कर में तुम हमें गलत जानकारी देकर भटका रहे हो। अब उस कप्तान को काफी गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलता तभी उस लड़की की दोस्त वहाँ आई। माफ कीजिए सर, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो दबी आवाज में अपनी दोस्त पर गुस्सा होने लगी। क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं, अब सिर्फ वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। और दोनों लड़कियां वहां से चली गईं। गड्ढे के भीतर बेहोश पड़े उस शख्स को अब धीरे धीरे होश आने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वो कितनी देर से वहां बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर निकला और जहां हो सके उस तरफ भागने लगा। वो लगातार भागे जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई सड़क थी, तो सिर्फ घनी झाड़ियां, कांटों भरी टहनियां, कीचड़ से सनी जमीन। वो अब पूरी तरह से थक चुका था। सांस तेज हो गई थी। एक पेड़ के पास खड़ा वो थोड़ी देर रुक गया कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पेड़ की टहनी को सरकते हुए उसने देखा और मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने समंदर में काफी दूर एक पैसेंजर शिप धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। वह दौड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख उसके मुंह में दबकर रह गई। हिलती हुई झाड़ियों को देखकर पता चल रहा था जिंदा रहने के लिए उसकी छटपटाहट शुरू है, जो कुछ ही देर में बंद हो गई और दोबारा सब कुछ शांत हो गया। वो चील हवा में चक्कर लगाती हुई समंदर के ऊपर उड़ने लगी। हेलो, ये पैसेंजर शिप है। हम रास्ता भटक चुके हैं। हमें मदद की जरूरत है। क्या कोई हमें सुन रहा है? तभी सामने वाले कांच के शीशे से कप्तान को कुछ नजर आया। चारों ओर फैले बेइंतहा समुंदर के बीचों बीच एक टापू जैसा नजर आने लगा।
उसे मदद मिलने की थोड़ी उम्मीद जाग गई। सामने रखा माइक उठाकर वो दोबारा रेडियो पर संदेश भेजने लगा। ये पैसेंजर शिप है, क्या हमें कोई सुन रहा है? तब तक शिप में मौजूद 10 के 10 लोगों की नजर टापू पर पड़ चुकी थी। कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे। तभी माइक पर कप्तान ने सभी लोगों के लिए संदेश जारी किया। हम एक अनजान टापू के नजदीक है, शायद हमें मदद मिल सकेगी, पर इसकी उम्मीद काफी कम है। मैं और मेरा सहकर्मी नीचे जाकर टापू का मुआयना करते हैं। तब तक आप में से कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। आई रिपीट, कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। शिप पानी में रोककर दोनों नीचे उतरे, पर अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ में टॉर्च पकड़कर वे दोनों टापू पर चलने लगे। पूरी तरह से वीरान पड़े उस इलाके में कोई भी इंसानी हरकत नजर नहीं आ रही थी। तभी कप्तान की नजर सामने कुछ दूरी पर घने पेड़ों के बीच कहीं रुक गई। लग रहा था जैसे कोई उनको घनी झाड़ियों में से देख रहा है, उनकी हर हलचल पर नजर रख रहा है। कप्तान ने अपने साथी की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा, शायद कुछ अजीब सा है इस टापू पर। तुम शिप में जाओ और किसी को भी नीचे उतरने मत देना। वह साथी दोबारा शिप की तरफ चलने लगा और कप्तान हाथ में जलती टॉर्च लेकर जंगल के भीतर जाने लगा। उसका पैर किसी गीली नरम चीज पर पड़ा। उसने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो नीचे जमीन खून से लाल हो गई थी। आजू बाजू झाड़ियों पर ताजा खून के छींटे बिखरे पड़े थे। लगता है अभी अभी किसी जानवर का शिकार हुआ है। वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच ठहर गई। लग रहा था झाड़ियों के पीछे लेटा कोई उसी को देख रहा है। धीरे धीरे वो नजदीक गया और उसकी रूह तक कांप गई। वह सिर्फ इंसानी शरीर कंकाल बन चुका था। मांस खाने वाले लार्वा उस शरीर पर रेंगते नजर आ रहे थे। वह खौफनाक नजारा देखकर वह अपने शिप की तरफ भागने लगा। कांटों भरी झाड़ियों से निकलते वक्त कांटे जिस्म में चुभ रहे थे, पर वो रुका नहीं। किनारे की तरफ भागते उसने समंदर में छलांग लगाई और शिप में चढ़ गया। यह टापू खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, वरना मौत इतनी भयानक होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो शिप के इंजन के रूम की तरफ चली रहा था कि तभी उसके साथी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वे सभी दोस्त मेरे लाख मना करने पर भी शिप से नीचे उतरकर जंगल में गए हैं। हैं? क्या बात कर था? घनी झाड़ियों के बीच से तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ जाने लगा। चलते वक्त एकदम से उसने कदम रोक लिए। उसका पैर जमीन से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि नीचे एक काला जहरीला सांप एक मेंढक को अपना शिकार बनाने की गात में बैठा था। कप्तान की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और अगले ही पल सांप उस मेंढक पर झपटा और उसे धीरे धीरे निगलने लगा।
कप्तान संभल कर वहां से जाने लगा, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह एक एक कदम बढ़ाता चारों ओर मशाल की पीली रोशनी में इलाके का जायजा लेते हुए चलने लगा कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। लगता है कुछ गड़बड़ है, कहकर वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में जाने लगा। कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों की दूसरी तरफ सभी लोग खड़े थे। वह किसी तरह उनके पास पहुंचा। कुछ दोस्त वहां खड़े आसपास के इलाके पर टॉर्च की रोशनी में कुछ देख रहे थे। आवाज किसकी थी? ये बहादुर माधुरी की। गुड़िया देखकर डर गई। गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो देखिए। कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में ली हुई टॉर्च की रोशनी सामने वाले बड़े से पेड़ की दो मूली टहनी पर डाली। वहां पर एक गुड़िया बंधी लटक रही थी। उस छोटी कपड़े से बनाई गुड़िया के भीतर घास फूस भरी हुई थी, जो फटे कपड़े से बाहर निकली थी। सफेद चूने से बनाई आंखें और चेहरा कुछ अजीब डरावना नजर आ रहा था। उस गुड़िया से नजर हटाते हुए कप्तान ने पूछा, तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे दूसरी तरफ घूमने गए हैं। कितना अच्छा इलाका है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ से जल्द निकलना होगा। उन सभी दोस्तों ने कप्तान की तरफ देखा और एक लड़की बोली, निकलना होगा? पर क्यों? 2 दिन बाद हमने जमीन पर कदम रखा है और खाना भी खत्म हो गया है। भूख भी बहुत लग रही है। यहाँ कुछ तो खाने को मिलेगा। उन सब की तरफ देखते हुए कप्तान ने दबी आवाज में पर गुस्से में कहा, जिस तरह तुम्हें भूख लग रही है, वैसे ही कई भूखे खूंखार जानवर इस टापू के घने जंगल में शिकार का इंतजार कर रहे हैं। जान से मारना दूर, अगर किसी जानवर ने जख्मी भी किया तो हमारे पास ना दवाइयां हैं ना अस्पताल। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द शिप में जाकर बैठ जाओ, और जब तक मैं नहीं कहता कोई नीचे नहीं उतरेगा। कप्तान की बात सुनकर एक लड़के ने कहा, बाकी दोस्तों को भी ले जाना होगा। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने आवाज लगाई, दीपा जल्दी चलो। ये सब सुनकर कप्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दबी आवाज में कहा, चीखो मत, उनको मैं देखता हूं। तुम सबके सब शिप में जाओ, अभी के अभी। सब शिप की तरफ वापस चलने लगे। तभी उस इलाके में फैले गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख ने सबको दहला दिया। सब एक जगह रुके, उस आवाज की तरफ देखने लगे। तभी सामने कुछ दूरी पर उन घनी झाड़ियों और ऊंची घास में हलचल होती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़खड़ाता, तड़पता, चीखता, दर्द से कराहता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। कप्तान उसी ओर देख रहा था और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त
तरफ भागने लगी। कप्तान ने अपनी गन निकालकर उस लड़के के सिर पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। अपने दोस्त को जमीन पर मरा देख उसके दोस्त ने कप्तान की तरफ गुस्से से देखकर कहा, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे दोस्त को मार दिया। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अपनी गन पॉकेट में रखकर कप्तान ने कहा, मुझे छोड़ने पकड़ने के बारे में बाद में सोचना, पहले यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोचो तो बेहतर होगा। और हाँ, अपने दोस्त की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। मैंने मना किया था नीचे उतरने के लिए, फिर भी तुम लोग नीचे उतरे और ऐसे चल रहे हो जैसे गार्डन में घूमने या छुट्टी मनाने के लिए आए हो। हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर कप्तान ने उस शिप की तरफ जाने का इशारा किया और जमीन पर पड़ी उस लाश की तरफ नजर घुमाई और देखता ही रह गया, क्योंकि उन लार्वा ने लाश का पूरा मांस खा लिया था और केवल हड्डियां बची थी। कप्तान अब जंगल के अंदर उस लड़की को ढूंढने के लिए चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में वो एक एक कदम संभल कर रख रहा था। इतनी देर से खामोश पड़े उस घने जंगल से अचानक रात के कीड़ों की कर कर करती आवाज उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर फैलने लगी। कप्तान धीरे धीरे उस घने जंगल में भीतर चला जा रहा था। पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए उसे घूप अंधेरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। वह एकदम से रुक गया, आवाज को गौर से सुनने लगा। आवाज की दिशा समझ में नहीं आ रही थी, पर वो दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा, पर घने जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई और दोबारा चारों ओर रात के कीड़ों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। कप्तान को भी अब डर लगने लगा। क्या करूं? इन सबको यहीं छोड़कर अपने साथी को लेकर यहां से निकल जाऊं? इनके लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? वो सोच ही रहा था कि तभी दोबारा उसे वही सिसकियों की आवाज आने लगी। अब उसका दिल भी डर के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार आवाज की दिशा उसे समझ आ रही थी। वह संभल कर कदम बढ़ाने लगा। आवाज सामने वाले एक बड़े से पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने अपनी गन निकाली और हाथों को क्रॉस करके एक से टॉर्च की रोशनी, दूसरे हाथ से गन का निशाना पेड़ पर लगाए वो आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पेड़ के पास पहुंच गया और टॉर्च की रोशनी डाली, पर वहां तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक लकड़ी की बनी काली गुड़िया के। उसने चारों ओर रोशनी घुमाई, पर कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। उसने अपनी गन पॉकेट में रखकर पेड़ से टंगी एक गुड़िया को उठाया और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा। बड़ी अजीब सी गुड़िया थी। लकड़ी से बनी उस गुड़िया को हाथ से तराशा गया था। सफेद रंग से बनी उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी, मानो वो आंखें उसी को घूर रही थी। काले घुंघराले बाल असली लग रहे थे। उस गुड़िया को काले धागों से लपेट कर रखा था। कप्तान उस धागे को धीरे धीरे खोलने लगा। तभी उसे अपने पीछे फैले घूप अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय काले अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। उसने दोबारा गुड़िया से बांधा वो धागा पूरी तरह से खोल दिया और अगले ही पल झटके से उसके हाथ से किसी चमगादड़ की तरह हवा में गायब हो गई। पर चमगादड़ की खौफनाक आवाज चारों ओर गूंजने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी हवा में इधर उधर दौड़ाई, पर वो झट से नजरों से ओझल हो गई थी। सब कुछ शांत हो गया और कप्तान की नजर घनी झाड़ियों के बीच से आने वाली रोशनी पर गई। वो जगह घने पेड़ों की डालियों से बरगद की पेड़ की जमीन तक आने वाली जड़ों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। गन पॉकेट में रखकर उसने जूतों में छुपाया तेज धार वाला चाकू निकाला और टहनियों को काट कर हटाता हुआ आगे बढ़ने लगा। बगैर अपने पैरों की आवाज किए वह धीरे धीरे चलने लगा और तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर गई। ग्रुप की वो लड़की गले तक खोदे गए गड्ढे के भीतर थी। कप्तान उसे देखता हुआ चलने लगा। जमीन पर उसे खुदाई में इस्तेमाल हुए फावड़े और बाकी सामान दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की को देखकर उसने पूछा, तुम इस गड्ढे में क्या कर रही हो और ये गड्ढा बनाया किसने था? पर वो लड़की वैसे ही खामोश खड़ी थी। बगैर पल के झपकाए उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। कप्तान अब गड्ढे के पास पहुंचा और देखा कि गड्ढे के भीतर जहां वो लड़की खड़ी है उसके पैर के पास एक लंबा ताबूत जैसा एक बक्सा निकला हुआ है। वो आगे कुछ बोलता
कि तभी वो लड़की बेहोश होकर अंदर ही गिर पड़ी। अब नीचे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। नीचे जाकर लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो बेहोश थी। अब उसे कंधे पर लेकर गड्ढे में खड़ा हो गया, जिसकी वजह से जमीन पर सरकाने में आसानी हो गई। पर उसके पैर से वो ताबूत का दरवाजा थोड़ा हिल गया। नीचे झुककर उसने धीरे से वो दरवाजा सरकाया और अंदर का नजारा देखकर उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अंदर एक गली हुई लाश थी। चमड़ी पूरी तरह से हड्डियों से चिपक गई थी। उसके बाल काफी लंबे थे, जो उसके घुटनों से भी नीचे मालूम पड़ रहे थे, और उसकी आंखें। लाश पूरी तरह से गल जाने के बावजूद उस लाश की आंखें खुली थी और लग रहा था उसमें अभी भी जान है। उसने थोड़ा नीचे झुककर गौर से देखा। उसकी आंखों के पास एक निशान बना हुआ था, जैसे उन्हें कस के बांधा गया था। ज्यादा ना सोचते हुए उसने दोबारा वो ढक्कन जैसा दरवाजा ताबूत पर सरका दिया और ऊपर आ गया। वो लड़की अभी भी बेहोश पड़ी थी। हेलो, उठ जाओ मैडम, ये तुम्हारे घर का बेडरूम नहीं है। वो लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी, पर तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ पर पड़ी एक पट्टी पर गई। उसने वो पट्टी अपने हाथ में लेकर देखा तो उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। की बलि चढ़ा दी। पांचवी और आखिरी बलि देने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया गया। उसका होलिया देखकर तो दरबार का हर एक शख्स कांप गया था। वो औरत काली साड़ी पहनी हुई थी। वो खुद भी सांवली थी। माथे पर काला तिलक लगा था, खुले बाल जो घुटनों से भी नीचे थे, और उसमें जटाएं बनी थी। हाथ और गले में कई मणियों की मालाएं पहनी थी। राजा उस औरत को देख रहा था, पर उस औरत की नजर राजा की बगल में बैठे उसके बेटे पर गई। वो छोटा बच्चा कुछ ही देर में बुखार से कांपने लगा। राजा ने उस औरत से पूछा,
मासूम बच्चों की हत्या की है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा के मुंह से निकले वो शब्द सुनकर वो महिला खिलखिलाते हुए हंस पड़ी और डरावनी आवाज में बोली, मेरा काम तुमने अधूरा रख दिया, पर तुम्हारे बेटे की बलि देने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उस शांत दरबार में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी, पर राजा बिन क्रोधित हुए बोला, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। राजा की बात सुनकर भी वो हंसने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मेरा शरीर मर सकता है, पर मेरी रूह, मेरी नजर। और दोबारा उसकी खौफनाक हंसी चारों ओर गूंजने लगी। तभी दरबार में उपस्थित एक साधु ने कहा, राजन, ये स्त्री शैतान की पुजारी है। अगर इसे मृत्यु दंड दिया तो इसकी रूह पूरे राज्य पर कहर ढाएगी। मृत्यु पश्चात इसे जला दिया गया तो जहां तक जलती चिता का धुआं फैलेगा वहां तक जमीन, गांव, बस्ती सब श्रापित हो जाएगा, सिर्फ पानी को छोड़कर। लेकिन अगर पानी में डुबोकर मारा गया तो पानी श्रापित हो जाएगा और जमीन बच जाएगी। उस साधु की बात सुनकर वो औरत हंसते हुए बोलने लगी, मुझे कैसे मार सकोगे? मरते वक्त मेरी नजर जिस भी इंसान पर पड़ेगी वो श्रापित हो जाएगा। जिन फूल, पौधों, पेड़ों पर पड़ेगी वो सूख जाएंगे। और राजा ने तरकीब निकाली। उस औरत की आंखों पर पट्टी बांध दी गई, उसके हाथ पैर कस के बांध दिए गए। उसे राज्य के बाहर सैकड़ों मील इस टापू पर लाया गया और जमीन खोदकर लोहे के ताबूत में जिंदा रखकर दफनाया गया। इससे मरते वक्त इसकी आंखें बंद रही। इसके श्राप से सब बच गए। और यहाँ जो अलग अलग गुड़िया मिल रही है वह इसी औरत के शैतानी सेवक है, जो उसके मरने के बाद राजा ने हवन पूजा पाठ करने के बाद उसकी बुरी आत्माओं को उन्हीं गुड़ियों में कैद कर इस टापू पर रख गया। कप्तान की बात पूरी हो गई। उसने लड़की की तरफ देखा। तुमने खजाने के लालच में अपनी और साथ ही हम सभी की कब्र खोद दी है। तभी कहीं से वही खौफनाक हंसी की आवाज आने लगी। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आवाज गड्ढे में से आ रही थी। लड़की ने गड्ढे की तरफ देखा और अगले ही पल किसी ने अंदर खींच लिया। कप्तान कुछ करता कि तभी झटके से उस जमीन के अंदर से निकले हाथ ने उसके पैर जकड़ लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड्स लड़की की चीखें और खौफनाक हंसी से सब कुछ बदल गया और फिर एकदम सब कुछ शांत हो गया। एक जानलेवा खामोशी हर तरफ छा गई थी। अपने पैरों की तरफ देखा तो किसी ने भी नहीं पकड़े थे। रेंगता हुआ वो गड्ढे के पास पहुंचा और धीरे से भीतर झांक कर देखा। उसकी रूह तक कांप गई। ताबूत खुला हुआ था और उसके भीतर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी भी आंखें गायब थी, मानो किसी ने नोच कर निकाल ली हो। उसके शरीर को मांस खाने वाले लार्वों ने आधे से ज्यादा खा लिया था, पर ताबूत में जो औरत की लाश थी वो अब वहां पर नहीं थी। मतलब कप्तान ने अपनी बंदूक निकाली और जितना हो सके उतनी तेजी से शिप की ओर भागने लगा। पेड़ पौधे झाड़ियों के बीच से खुद को बचाते बचाते वो लगातार दौड़ रहा था और पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक इंसानी कंकाल पर गई, जिस पर अभी भी मांस खाने